मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान से सिंध और सिंध से गुजरात को लूटने की सोचता है। क्योंकि उस समय जो गुजरात का जो राजा था, राजा तो क्या छोटा सा टाबर ही था, मूलराज सेकंड। इस कारण उसका नाम ही पड़ गया था बालक मूलराज सेकंड। गुजरात का जो शासन जो संभालती है वो मूलराज सेकंड की मम्मी नायिका देवी शासन संभालती है। हम पहले भी पढ़ते हैं कि जब पृथ्वीराज थर्ड जब छोटा था तब शासन उसकी मम्मी कर्पूरी देवी संभालती है। अब ये बात मोहम्मद गोरी को पता थी कि जो गुजरात का जो राजा है वो छोटा सा बालक है। उसको लोगों के द्वारा एक बात और पता चलती है कि गुजरात का शासन एक महिला संभाल रही है। मोहम्मद गोरी कहता है फिर तो और भी फेवरेबल कंडीशन है, लुगाइयों से कौन सा शासन चलता है। अब मोहम्मद गोरी का फुल कॉन्फिडेंस कि मैं सिंध से जैसे ही सिंध को क्रॉस करूँगा गुजरात पर मेरा आसानी से कब्जा होगा। अब ये बात नायिका देवी को पता चलती है कि गुजरात का जो राजा है वो एक छोटा सा बालक है और गुजरात का जो शासन है वो एक महिला संभाल रही है। इसलिए मोहम्मद गोरी गुजरात को जीतने की प्लानिंग कर रहा है। फिर नायिका देवी अपने मंत्रियों संतरियों को इकट्ठा करती है और उनसे पूछती है कि अब लड़ना है, हमारे पास कितने हथियार है, कितनी सेना है और कितना सामान है। तब पता चला कि हमारे जो सैनिक है वो मोहम्मद गोरी की तुलना में बहुत कम है और इसीलिए तो मोहम्मद गोरी का कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसकी सेना बहुत ज़्यादा थी। फिर नायिका देवी कहती है कि हम युद्ध मैदान में नहीं लड़ेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है मैदान में उसकी सेना जीतेगी जिसके सैनिक ज़्यादा है। अब नायिका देवी दिमाग लगाती है कि युद्ध मैदान में नहीं पहाड़ों में करेंगे, छापामार युद्ध पद्धति अपनाती है नायिका देवी। फिर नायिका देवी सोचती है कि युद्ध कहाँ पर करना है। वो कहती है कि जहाँ से गुजरात की सीमा शुरू होती है हम वहाँ युद्ध करेंगे। मोहम्मद गोरी की सेना को गुजरात में इंच क्रॉस नहीं करने देंगे हम। फिर वह एक बात और सोचती है कि मैं अकेली हूँ, इसलिए पास पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा तो युद्ध जीतना और भी आसान होगा। अब गुजरात के पास कौन? सिरोही, जालोर, पाली। नायिका देवी इन राजाओं को समाचार भिजवाती है। जालोर का शासक कौन? कीर्तिपाल चौहान, पाली से केल्हण चौहान और सिरोही से यानी कि आबू से जो राजा था वो धारावर्ष परमार और जो नायिका देवी थी वो थी चालुक्य। वो इनको समाचार भिजवाती है कि हम आपस में खूब लड़ते रहे लेकिन ये समय अब आपस में लड़ने का नहीं है, इसलिए घर की लड़ाई को भुला दिया जाए और ये समय विदेशी आक्रमणकारी को मजा चखाने का है। हम उसे मिलकर बताना चाहते हैं कि भारत पर आक्रमण करने का अंजाम क्या होता है। अब जैसे ही ये समाचार हमारे राजस्थान राजाओं के पास पहुंचता है तो हमारे राजस्थान के राजा भी सभी आपसी मतभेद भुलाकर नायिका देवी के झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब युद्ध कहाँ करेंगे? नायिका देवी कहती है आबू में ठीक 2 पहाड़ों के नीचे एक दर्रा है, दर्रे से जस्ट आगे एक गांव शुरू होता है कायंद्रा। ये 1178 की बात है कि कायंद्रा का जो युद्ध है वो 1178 में होता है।
नायिका देवी कायंद्रा में युद्ध करती है। बताते हैं कि मोहम्मद गौरी की सेना जैसे ही पहाड़ों में घुसी, नायिका देवी ने उनको इतना बुरा मारा, इतना बुरा धोया कि उनकी चप्पलें हाथ में रह गई थी, पैर नहीं मंडने दिए। मोहम्मद गौरी की सेना को वहीं से ही मार मार के इतना बुरा भगाया था कि ठेठ गजनी जाकर ही रुके थे। और विडंबना देखिए हमारे इतिहास की। वैसे तो लोग कहते हैं, भारत के बारे में एक बात कही जाती है कि भारत को नेताओं ने बर्बाद किया। ये ढंग का झूठ है, बहुत ढंग का झूठ है, क्योंकि जो नेता है वो बहुत भले, बहुत अच्छे लोग हैं। और नेताओं ने तो देश का डेवलपमेंट ही किया है। आज जो हम डेमोक्रेसी देखते हैं वो नेताओं की ही बदौलत है। नेताओं ने भारत का विकास ही किया है। हमारे भारत को जितना बर्बाद इतिहासकारों ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। ये बताओ आप मुझे, कौन सी किताब में कायंद्रा का युद्ध पढ़ाया जाता है? नायिका देवी नाम की महिला के द्वारा इतना महानतम युद्ध जीता जाता है। और मुझे तो इस युद्ध के बारे में तो विडंबना है कि हम जब पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस युद्ध के बारे में तो हर बच्चे को और नायिका देवी के बारे में हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए कि हमारी इतनी महानतम महिला हुई है जो विदेशी आक्रमणकारी को इतना बुरा हाल करती है कि मोहम्मद गौरी 13 साल तक भारत की तरफ आंख नहीं उठाता है। उसके बाद वो 1191 में तराइन में ही जीतता है। और इस बार भी रास्ता पंजाब वाला है, सिंध से गुजरात आने की नहीं सोचता है। हमारी हिस्ट्री तो बस इतना बताती है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर कब्जा होता है और 1192 में मोहम्मद गौरी दिल्ली पर कब्जा करता है। बीच के जो 500 साल रह गए उनका हिसाब कौन देगा? अरे 500 साल खा गए तुम, और लड़ाई 365 दिन लगातार हुई है भारत पर, हर दिन हमले हुए हैं। 365 दिन लड़ा है हमारा राजस्थान। कभी गोविंद थर्ड, कभी अर्णोराज, कभी अजयराज, कभी विग्रहराज चतुर्थ, कभी पृथ्वीराज थर्ड। इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को इतना पीटा है, इतना पीट कर भगाया है कि भारत को गुलाम नहीं होने दिया। हम लड़ाई सिर्फ एक हारे हैं, जो कि तराइन, पूरा भारत गुलाम हो गया। और फिर कहते हैं कि अगर 1191 में तराइन हार गए, पूरा भारत गुलाम हो गया, उसके बाद क्यों नहीं लड़े? उसके बाद हालात ये थे कि गांव की जो औसत आयु थी वो 17 साल बची थी, जवान बचे ही नहीं थे। गांव की हालत ऐसी हो गई थी कि गांव में बस महिला बची थी, पुरुष ही नहीं बचे थे। कैसे लड़ते? और हमारी हिस्ट्री हमें ये पढ़ाने लग जाए कि हमारे जो 500 साल का जो इतिहास है, नायिका देवी है, इतना महानतम युद्ध जीता जाता है एक महिला के द्वारा, ये बताने लग जाएंगे तो हिस्टोरियन का, इतिहासकार का प्रोपेगेंडा टूटता है। क्योंकि उनकी हिस्ट्री कहती है कि हमारे यहाँ वाले तो लड़े ही नहीं, बाहर वाले आए, खेलते खेलते हमारे देश पर कब्जा कर लिया। अरे नायिका देवी इतनी महानतम महिला थी। और मुझे तो ये भी कभी समझ में नहीं आया कि ये किसने कहना शुरू किया कि हमारी जो महिला है वो शुरू से ही अबला है। हमारी राजस्थान की एक महिला थी जो अपने बच्चों को उस युद्ध में भेज देती है जहाँ पर मौत निश्चित है। हमारी एक महिला रही है जो अग्नि में अपने को इस तरह झोंक दिया करती थी कि जिससे उनका पति युद्ध में आराम से लड़ सके। हमारी वो बेटी रही है
जो तालाब में कूद जाती है कि जिससे उनके जो पिता है उनको डिसीजन लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। हमारी वो महिला है जो ये जानती है कि युद्ध मैदान में नहीं, युद्ध पहाड़ों में करेंगे अगर सेना कम हो। हमारी महिला है वो जानती है कि युद्ध संगठन बनाकर करेंगे। और सबला रहने की कौन सी विशेषता होती है। और फिर भी हम 70 साल से इतना पढ़ के इतना सेटल हो चुके हैं कि अब महिलाओं को खुद भी लगता है हम बेचारी है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी यूपी में एक गांव मिला है सिनोली, जिसकी खुदाई की गई है। वो 5000 BC का गांव मिला है। वहाँ पर बहुत सारी कब्रें मिली है। एक कब्र में एक महिला का शरीर है और जिसमें उस महिला के साथ तलवार है। इससे पता चलता है कि वो महिला सेनापति है और योद्धा रही होगी पक्का, यानी कि आज से 7000 साल पहले। अब इससे पता चलता है कि 7000 साल पहले हमारी महिला अबला तो नहीं थी, सबला थी। सबला थी हमारी महिलाएं। और पहले था भी ये कि जब मरते थे तो व्यक्ति जो काम करता था उसकी जो ज़रूरी जो वस्तुएं थी वे उसके साथ ही दफनाते थे ताकि इसके अगले जन्म में काम आए। और इसलिए उस महिला ने कहा भी होगा कि तलवार साथ में रखना रे, मरते हुए अगले जन्म में काम आएगी। अब बताओ और कौन सी आपको विशेषता चाहिए। इसलिए बालिकाओं, महिलाओं, तुम गर्व से कहा करो हम अबला नहीं है, हम सबला हैं। तुम सभी नायिका देवी की वंशज हो। ऋग्वेद से पता चलता है कि एक महिला थी विस्फला, जो कि बहुत अच्छी योद्धा थी। रामायण में जब महाराज दशरथ युद्ध में घायल होते हैं तो युद्ध को लीड करती है महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी एक बहुत अच्छी योद्धा थी और वो युद्ध जीतती है और महाराजा दशरथ को युद्ध में से बचाकर लेके आती है। महारानी कैकेयी का भले ही हम दूसरा पक्ष वैसे ही पढ़ते होंगे कि उन्होंने राम को वनवास भेज दिया था, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कैकेयी एक बहुत अच्छी योद्धा थी। और एक राजस्थान की एक महिला थी जिसका नाम था हीरा दे। जब उसका पति बीका दहिया कान्हड़ देव के साथ विश्वासघात करता है तो हीरा दे अपने पति को मार देती है। और कौन सी विशेषता होती है सबला रहने की, बताइए। और हम सुनते हैं काफ़ी बार जब गांव में जब लड़ाई होती है आपस में, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है, भाई रे हमसे पंगा मत लेना, रास्ता भुला देंगे रास्ता। मुझे लगता है कि जब मोहम्मद गोरी की सेना कायंद्रा के युद्ध में आई थी तब नायिका देवी ने रास्ता भुलाया था मोहम्मद गोरी की सेना को। और मोहम्मद गोरी से नायिका देवी ने कहा होगा, भाई रे फ्लावर समझा है क्या, फायर है फायर। ये है हमारी। और जब तक इन महिलाओं के बारे में बताया नहीं जाएगा, लोगों को पता नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि हमारी भारत की जो महिला है वो सबला थी, सबला। अबला अब हुई है। अभी इनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम बेचारी है।